हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पहले ही वीडियो के अंदर आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतने सारे लाइक्स दिए, कमेंट्स दिए, सब्सक्राइबर्स बढ़े। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी हाई कोर्ट एलडीसी के बारे में कि मैं हाई कोर्ट में कैसे क्या सिलेक्शन होना है, कैसे जो भी सारी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को डीप में बताई थी। आज मैं उसी वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर सिलेबस के बारे में थोड़ा सा क्लियरली स्पेसिफाई कर दो कि कैसे क्या होगा, सिलेक्शन कैसे लेना है, सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है। उसी से संबंधित मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि इसमें पेपर कितने हैं और इसका जो तीनों पेपर्स हैं, 3 प्रकार के पेपर होंगे इसमें, कि तीनों में सिलेबस कौन कौन सा आएगा, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। तो फटाफट से एक बार ये देख लेते हैं अपन। देखो दोस्तों, एग्जामिनेशन स्कीम एंड सिलेबस, ठीक है। आप लोगों को एग्जामिनेशन स्कीम का पता होना चाहिए कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन इसका कंडक्ट किया जाएगा। तो मैंने आप लोगों को वैसे तो पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, अच्छे से समझा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार शॉर्ट में पहले तो एग्जामिनेशन स्कीम देख लेते हैं कि आप लोगों का 300 नंबर का पेपर होगा बेटा। 300 नंबर के पेपर के अंदर आप लोगों के क्वेश्चन होंगे 150, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग अभी से ही नोट कर लो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था या नहीं बताया था मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, जितने सही क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से कर देने हैं। उसके बाद में आप लोगों को जो नहीं भी आ रहा है तो आप लोग अपने जैसे वो फिल करके आना है। कहने का मतलब ये है कि ओएमआर को खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसमें, ठीक है। 150 क्वेश्चन हो गए, कितने नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा भाई, तो 300 नंबर का पेपर हो गया। देखो 100 नंबर का तो हो गया इंग्लिश का पेपर, 100 नंबर का आपका हो गया हिंदी का पेपर, और 100 नंबर का ही हो गया आप लोगों के जीके का पेपर, यानी कि तीनों के 50 क्वेश्चन ईच पेपर, 50 क्वेश्चन हिंदी के पेपर के हो गए, फिर 50 क्वेश्चन आप लोगों के जीके के हो गए। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये तो हो गया आप लोगों की कि एग्ज़ाम में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट के अपना आज बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैंने पहले वीडियो के अंदर आप लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। अभी फ़िलहाल सिर्फ अपने को एग्ज़ाम के बारे में बात करनी है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो उस बारे में बात करेंगे। ये चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी कि आप लोगों के 150 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आएंगे, ठीक है। 3 सेक्शन हो गए आप लोगों के। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं समझना कि आप लोगों को 50 क्वेश्चन है तो इसमें से भी पासिंग मार्क्स लाने होंगे, इसके अलग से पासिंग मार्क्स लाने होंगे, या फिर इसके अलग से पासिंग मार्क्स लाने होंगे। ओवरऑल आप लोगों को इसका टोटल ओवरऑल रिजल्ट निकाला जाएगा। जैसे कि मान लो 300 नंबर का पेपर है ना, तो ध्यान रखना 120 नंबर आप लोगों के कम से कम पासिंग मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक है। ये तो है ST SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए ये 120 नंबर ज़रूरी है। अगर ये नंबर भी आप लोग अचीव नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को बिल्कुल फेल माना जाएगा। 135 नंबर हैं आप लोगों के जनरल कैटेगरी के लिए, कि 135 नंबर आप लोगों के जनरल कैटेगरी वालों के आने चाहिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन आगे प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मली बात हो गई। जल्दी से सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदी का पाठ्यक्रम बता देता हूँ और शॉर्ट में इसको समझा भी देता हूँ कि क्या क्या होते हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा भाई संधि। संधि सबसे पहला टॉपिक होगा। संधि के अंदर ही देखो संधि के क्या क्या पूछेंगे आपको, संधि की परिभाषा से संबंधित तो क्वेश्चन होंगे, इसका परिचय तो होता ही है, साथ में ध्यान रखना इसके भेद इंपॉर्टेंट हैं। और संधि का क्या होता है, संधि का विग्रह होता है, विच्छेद होता है, विच्छेद। तो ये हो गया संधि का टॉपिक। दूसरा टॉपिक होता है वो होता है भाई समास। तो समास के भी आप लोगों के भेद हो गए, समास का विग्रह हो गया, समासिक पदों की रचना भी होती है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा टॉपिक है वो है आप लोगों के
पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची के बाद में चौथा टॉपिक आता है, वो है विलोम शब्द, ठीक है। पर्यायवाची विलोम शब्द आप लोग पहले पढ़े हुए होंगे, तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को मतलब आवश्यकता से अधिक बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में आता है पांचवा है अनेकार्थक शब्द, ठीक है। फिर होता है आप लोगों का एक टॉपिक होता है, वो होता है शब्द युग्म या फिर समश्रुत शब्द। समश्रुत शब्द सभी समझ गए होंगे कि समान सुनाई देने वाले शब्द, जैसे कि आप लोगों को चयन, इस प्रकार से चयन के साथ में, जैसे कि चयन के बाद में नयन, इस प्रकार के जो समान सुनाई देने वाले शब्द होते हैं शब्द युग्म में आते हैं वो, ठीक है। उसके बाद में देखिए 7वें नंबर पे आता है आपका उपसर्ग, 8वें नंबर पे आ जाता है आप लोगों के प्रत्यय, प्रत्यय के बाद में 9वें नंबर पे आ जाता है आप लोगों के वाच्य। वाच्य क्या होता है भैया? वाच्य होता है जो इंग्लिश में वॉइस होता है ना, एक्टिव पैसिव, वही वाच्य होता है। हिंदी में होते हैं आपके कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 10वें नंबर पे आपके आ जाता है, इधर लिख देता हूँ मैं भाई, लोकोक्तियाँ, या फिर क्या मतलब, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। मुहावरे, लोकोक्ति मुहावरे हो गए। उसके बाद में 2 टॉपिक और हैं भाई, वो हैं शब्द शुद्धि, शब्दों का शुद्धिकरण, और लास्ट है आप लोगों का वाक्य शुद्धि। ये आप लोगों के क्या है, हिंदी का सिलेबस है। तो हिंदी के अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोगों को तैयार रखनी है भाई। तो हिंदी सिलेबस के अंदर आप लोगों को वैसे भी देख पा रहे हो कि इतना कोई भेदभाव, इतना कोई बहुत कठिनाई वाली चीज़ नहीं है। सभी टॉपिक हैं, अभी आप लोगों के पास में टाइम है। जब तक अपन क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग क्या कर सकते हो, तब तक आप लोग ये विलोम शब्द याद कर सकते हो, पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हो, अनेकार्थक शब्द, जो चीज़ें आप लोग घर में देख सकते हो, लोकोक्ति मुहावरे याद कर लो, ये सभी चीज़ें आप घर में आसानी से पढ़ सकते हो। जहाँ टेक्निकल चीज़ें होगी, जैसे कि संधि समास पढ़ने हैं, उपसर्ग प्रत्यय सीखना है, वाच्य सीखना है, ये सब चीज़ें अपन क्लास में डिसाइड कर लेंगे जो भी होगा। फिलहाल तो जैसे कि जब तक क्लासेस नहीं कर रहे हैं तब तक आप लोग ये चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन जब बात करते हैं हिंदी की, सॉरी माफ़ कीजिए, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में क्या सिलेबस आएगा? इंग्लिश में सबसे पहला टॉपिक होता है, वो होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का यानी कि वाक्यों का सुधार करना, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। दूसरा टॉपिक होता है, वो होता है आप लोगों का टेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेंस सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, और सबसे जो सारे जो ग्रामर का जो जड़ है ना, वो टेंस ही होता है भाई। टेंस के बाद में आ जाता है आप लोगों का वॉइस। वॉइस यानी होता है वाच्य, वही जो हिंदी में वाच्य देखे थे। चौथे नंबर पे आता है, वो होता है आप लोगों के नरेशन। 5वें नंबर पे जो टॉपिक आता है, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस समझ रहे हो? वाक्यों का रूप परिवर्तन करना, ठीक है। वाक्यों का रूप परिवर्तन कैसे? जैसे कि मान लो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, असर्टिव टू नेगेटिव। साधारण वाक्यों का नकारात्मक बनाना, इंट्रोगेटिव। या फिर एक्सक्लेमेटरी। और एक होता है वाइस वर्सा।
ठीक है, ये हो गया आप लोगों का 5वें नंबर का टॉपिक हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, ये 5 टॉपिक तो ये हो गए। 6ठे नंबर पे आता है आप लोगों का, ये एक बार इनको रिमूव कर देते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वो होता है आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। भैया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम का, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर आपको एग्रीमेंट करवाना है, यानी कि समायोजन करना है, कैसे करवाना है वो आप लोगों को देखना है। ये अपने टॉपिक पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है वैसे तो, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी टॉपिक में होते हैं स्टूडेंट्स। इसी के साथ में इसी टॉपिक में है आप लोगों का डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनका आप लोगों को डिग्री भी बनाना है। ठीक है, डिग्री भी आएगी आप लोगों के सिलेबस में। उसके बाद में इसी में आ जाता है वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड सभी समझ गए होंगे कि जो शब्द है ना गलत तरीके से यूज़ किए हुए हैं वाक्य के अंदर, वो भी आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसके बाद में 7वें नंबर का आप लोगों का टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एंटोनिम्स सिनोनिम्स। ठीक है, ये भी आप लोगों के सिलेबस में है एंटोनिम्स सिनोनिम्स। 9वें नंबर का टॉपिक है वो है आप लोगों का प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। ये क्या होते हैं भाई? प्रीफिक्स सफिक्स वही होते हैं जो हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, वही इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स तो होते हैं आप लोगों का उपसर्ग, और सफिक्स होते हैं आप लोगों के प्रत्यय। लास्ट में आप लोगों के 10वें नंबर का टॉपिक है वो है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। वे शब्द जो कंफ्यूज करते हैं भाई, वो कौन से शब्द हो गए? कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हो गए। और लास्ट में आप लोगों का एक और हो जाता है, वो होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का टॉपिक कौन सा वाला हो गया? जो हिंदी में आप लोगों के लोकोक्ति मुहावरे होते हैं ना, वही आपके इंग्लिश में कौन सा हो गया? इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया। ठीक है भाई, ये आप लोगों के नॉर्मली टॉपिक्स हो गए। आप लोगों को आर्टिकल्स और डिटर्मिनर से एक टॉपिक छूट गया था 12वें नंबर पे, वो होता है आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स एंड प्रीपोजिशन। ये आप लोगों के इंग्लिश का सिलेबस हो गया। देखो, इस सिलेबस के बारे में ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये वाले सिलेबस का एक एक टॉपिक अपन आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, और एक एक बच्चे को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक्स हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। इस चीज़ की आप लोग ज़रा सी भी टेंशन मत लेना। लास्ट में आप लोगों का तीसरा जो सेक्शन है वो भी जल्दी से अपन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर जो अगला वीडियो होगा अपने लोगों का, वो होगा आप लोगों की क्लासेज स्टार्ट कर देते हैं सीधा। ठीक है, आप लोगों को जानकारी पूरी मैंने हाई कोर्ट एलडीसी के बारे में बता दी। अब मैं अगले वीडियो से बेटा आप लोगों के लिए लेक्चर शूट करूंगा। किस चीज़ के लिए? जो आप लोगों का सिलेबस है। सबसे पहले मैं इंग्लिश की लूँगा आप लोगों के लिए, कि इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक्स जो भी हैं आप लोगों के मैंने सिलेबस बता दिया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले जैसे कि मान लो टेंस का ले लें, जो भी होगा वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँगा मैं। लास्ट का सेक्शन है भाई वो है जीके। जीके के अंदर आप लोगों का सबसे पहला काम क्या है? ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखो भाई, ज्योग्राफी एंड
ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर आप लोगों के नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है कि इंडिया का है या फिर राजस्थान का है, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम राजस्थान का है। और इससे पहले भी जब भी एग्जाम हुआ था आप लोगों के हाईकोर्ट एलडीसी का, तब भी आप लोगों के राजस्थान के ही प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए आप लोग कन्फ्यूज ना हो कि इंडिया का याद करना है या फिर राजस्थान का करना है। तो आप लोग ध्यान रखना है, आप चाहो तो इसके आगे आराम से लगा सकते हो कि राजस्थान का भूगोल और रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज सभी समझते हैं ना। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों में आप लोगों को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं बहुत सारी ढेर सारी किताबें लिए हैं प्राकृतिक रिसोर्सेज की, तो ऐसा नहीं करना है भाई। प्राकृतिक रिसोर्सेज की किताबों के बारे में आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ें होती है, देखो ये जैसे कि होते हैं ना जल, वायु, मृदा, है ना, जलवायु, ये होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज भाई। और इसके अंदर देखो फिर खनिज वगैरह भी आ जाएंगे। अब इन चीज़ों का देखो, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूँ तो इन चीज़ों का है ना क्या कर रखा है आप लोगों को, डिवाइडेशन कर रखा है कि जैसे कि आप लोगों ने अगर किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो अच्छे से समझ पाएगा कि नव्यकरणीय, अनव्यकरणीय, जिनको अपन पुनर्निर्माण कर सकते हैं वो तो हो गए नवीनीकरण संसाधन, जिनका निर्माण नहीं कर सकते वो अनवीनीकरणीय हो गए, यानी कि अनव्यकरणीय हो गए। तो वो चीज़ें आप लोगों को डीप में पढ़ोगे तो आएगी, ठीक है। तो जीके के अंदर आप लोगों को ये टॉपिक्स ध्यान रखने कि देखो जैसे कि जलवायु, मृदा है, ये है ना, ये तो नव्यकरणीय हो गए एक तरीके से, मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, ठीक है। और ये खनिज वगैरह हो गए, देखो भाई जैसे कि खनिज तेल है, एक बार शोधन कर लिया यानी कि निकाल लिया तो उसके बाद में क्या तेल वापस से प्रोड्यूस हो जाएगा क्या? वहाँ पे नहीं होता है। खनिज है, कोई खनिज निकाल लिया, तांबा निकाल लिया किसी खान में से, तो तांबा को ऐसा थोड़े ना कि वहाँ पे वापस उत्पन्न हो जाएगा। तो बहुत सारे खनिज ऐसे होते हैं जिनका अपन निर्माण नहीं कर सकते हैं। वो सारे खनिज आप लोगों के नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर पढ़ने हैं आप लोगों को। ऊर्जा संसाधन भी हो गया, खनिज संसाधन भी हो गया, जल, वायु, मृदा, ये सभी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये तो पहला हो गया आप लोगों का ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बी सेक्शन में आप लोगों को क्या आता है, वो होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या करना है भाई, जो भी आप लोगों के समसामयिकी होती है वो इंडिया की भी आएगी और राजस्थान की भी आएगी, ठीक है। इस बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जो समसामयिकी होती है, करंट अफेयर्स होते हैं, वो आपके इंडिया और भारत, राजस्थान दोनों के पूछे जा सकते हैं। सी सेक्शन में लास्ट में आ गया हिस्ट्री एंड कल्चर आ गया आप लोगों के लिए, है ना। हिस्ट्री एंड कल्चर के अंदर आप लोगों को राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के बारे में आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखना 50 क्वेश्चन आप लोगों के इस सेक्शन में से पूछे जाएंगे, जिनकी मार्किंग होगी ×2 से बराबर 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। सभी विषयों में आप लोगों को सभी सेक्शंस में अलग अलग पास होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, पूरे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। 150 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहले जो अच्छे से आते हैं, कंफर्म आते हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद में भी आप लोगों को बैठना नहीं है कि आप कहीं नेगेटिव के भरोसे बैठे रहो कि नहीं अब नेगेटिव हो जाएंगे, वो चीज़ नहीं करनी है बेटा। टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से कर लेना। तो आप लोगों का ये जो हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम है वो आज से, मैंने पहले ही कहा था कि आज से ही लग जाओ। तो अगर अभी से आप लोग तैयारी करोगे तो आप लोगों के इनफ टाइम मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से ये जो हाईकोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम है वो क्रैक कर पाओगे, ठीक है। इसी के साथ में ये वीडियो तो मैं अभी फिनिश कर रहा हूँ। अगले वीडियो में अपन सिलेबस के अंदर जो भी इंग्लिश का सिलेबस है, मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो टेंस का टॉपिक अपन ले लेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।